हेलो फ्रेंड्स, लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए यूपी बोर्ड की मैं बैंकिंग की क्लास आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने बताया बैंक की उत्पत्ति कैसे, कब और कहाँ हुई है, आपको समझ में आया होगा। और उसका मैं दूसरा पार्ट में आपको लेके चलता हूँ, बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। मैं समय बचाने के लिए आपको लिख रखा हूँ ताकि इसे कम समय में आपको समझाया जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन एंड बैंक। इसमें हम देख सकते हैं पहले बैंक का अर्थ क्या है। बैंक का अर्थ उसे समझने का प्रयास करते हैं। जो बैंक के अर्थ को बताने के श्रेय यह है कि बैंक वह संस्था है जो जनता के द्वारा मुद्रा जमा करती है एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को एवं संस्थाओं को ऋण प्रदान करती है, उसी को हम कहते हैं बैंक। यानी हमने बताया कि बैंक वह संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है एवं जरूरतमंद एवं कुछ संस्थाओं को वो ऋण प्रदान करती है, उसी को हम बैंक्स कहते हैं। बैंक्स की जो परिभाषा है 90 तुल्य शब्दों में एक शब्दों में कहना कुछ कठिन है, क्योंकि वर्तमान आधुनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए बैंक की जो परिभाषा है वो विभिन्न तरीकों से वो उसे हम दे सकते हैं। उसकी परिभाषाओं को हम विभिन्न वर्गों में बांट दिए हैं। इस प्रकार हम अर्थ के साथ परिभाषा की अगर दृष्टिकोण से बात करें तो परिभाषा हम देख सकते हैं कि परिभाषा को हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला कार्यानुसार परिभाषा, दूसरा वैधानिक परिभाषा और तीसरा हमने बताया साक्ष्य संस्था के रूप में दी गई परिभाषा। इसके बाद भी हम आपको बताएंगे बैंक की उपयुक्त परिभाषा क्या है। ये तीनों परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। आप देख सकते हैं बैंक की परिभाषा कार्य अनुसार से तात्पर्य है बैंकों के कार्य के आधार पे बैंक की परिभाषा को दिया गया है। यानी बैंक का कार्य किस प्रकार है उसी कार्य के अनुसार बैंक की परिभाषा दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्य अनुसार परिभाषा में एच.एल. हार्ट के अनुसार इन्होंने दी है बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने साधारण व्यवसाय में लोगों की मुद्रा जमा करती है तथा जमाकर्ताओं के चेकों का भुगतान करती है। यानी साधारण कार्य के अनुसार आपने देखा कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों का रुपया जमा करती है एवं उनके रुपए को चेक के ड्राफ्ट के द्वारा वो भुगतान करती है। इसी को हम बैंक्स कहते हैं। बैंक की परिभाषा ये एच.एल. हार्ट के अनुसार यही है। यानी बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने साधारण व्यवसाय में लोगों की मुद्रा जमा करती है तथा जमाकर्ताओं को चेकों का भुगतान करती है। अब देख सकते हैं कि इस परिभाषा से हम मतलब संतुष्ट नहीं है। यह संतोषजनक परिभाषा नहीं है, क्योंकि यह परिभाषा बहुत संकुचित है, इसका क्षेत्र बहुत संक्षिप्त है। इस प्रकार हम इस परिभाषाओं को एक दोष भी लिखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, संकुचित है। इसमें केवल 2 कार्यों पे बल दिया गया है। बैंक की परिभाषा में केवल 2 कार्यों पे बल दिया गया है। जैसे आपको मैंने लिखा है कि मुद्रा जमा करना और मुद्रा लौटाना, जबकि आप जानते हैं कि बैंक के कार्य के अंतर्गत बहुत सारे कार्य हैं आधुनिक बैंक की परिभाषा के अनुसार, लेकिन कार्य के अनुसार में जो परिभाषाएं दी है एच.एल. हार्ट ने दी है उनके अनुसार उनके परिभाषाओं में 2 दोष झलकता है। पहला, केवल बैंक के अंतर्गत 2 ही कार्यों को सीमित कर रखा है, इसीलिए इनकी परिभाषा को हम संकुचित परिभाषा कहते हैं। 2 परिभाषा में आपने देखा है कि मुद्रा जमा करना और मुद्रा लौटाना, जबकि आधुनिक बैंकों के और भी कार्य हैं, केवल इतने ही कार्य नहीं है, पैसे जमा करना और पैसे देना। अभी मैं आपको बैंक की उपयुक्त परिभाषा के अंतर्गत बताऊंगा कि बैंक की उपयुक्त परिभाषा क्या है, बैंक किसको कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये परिभाषा के अनुसार इसमें भी दोष निकल आया, इसमें भी कमियां निकल आई, जो केवल इनके परिभाषा में 2 ही कार्य झलक रहा है, जो कि संतोषजनक नहीं है। दूसरा परिभाषा हम देखते हैं वैधानिक परिभाषा, जिसको हम लीगल डिफिनेशन बोलते हैं, जिसको हम किसी संस्था के द्वारा दी गई परिभाषा होती है। जैसे कि आपके देश में
बैंकों का बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उस संस्था के अंतर्गत कैसे उसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई, आप देख सकते हैं। भारतीय बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1949 की धारा 1949 में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। तो भारतीय बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1949 की धारा 5B के अनुसार बैंक की परिभाषा दी गई, जिसे लीगल डिफिनेशन कह सकते हैं, वैधानिक परिभाषा कह सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं बैंकिंग का अर्थ उधार देने अथवा निवेश करने के उद्देश्य से जनता से ऐसी जमा राशि स्वीकार करना जो मांग पर या अन्य किसी प्रकार से चेक, ड्राफ्ट, आदेश या किसी अन्य माध्यम से देय हो। यानी इसमें भी आप देख सकते हैं बैंकिंग का अर्थ उधार अथवा निवेश के दृष्टिकोण से बैंकों में जमा स्वीकार करना एवं उन्हें उधार के रूप में जरूरत पे उन्हें चेक, ड्राफ्ट आदि माध्यम से पैसे का भुगतान करना। इस परिभाषा के अंतर्गत भी अगर हम देखते हैं तो इसमें भी दोष है, इसमें भी कमियां हैं, इसमें भी दोष निकल करके आता है। क्योंकि आप देख सकते हैं उधार देना निवेश के दृष्टिकोण से, यानी इसमें भी क्या होता है, उधार देना, यानी अगर ये एक बैंक है, इस बैंक में उधार देना यहां दिया गया, उधार देने अथवा निवेश करने के उद्देश्य से, यानी बैंक अपने कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे देती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी उद्योग की स्थापना करता है, किसी संस्थान की स्थापना कर सकता है, क्या कोई रोजगार के परक वो पैसे ऋण के रूप में प्राप्त करना चाहता तो बैंक उसे इन्वेस्टमेंट के लिए देता है। तो क्या मतलब उधार देना निवेश के दृष्टिकोण से, और फिर क्या कहा है कि जमा राशि स्वीकार करना। एक तो उधार देना और दूसरा क्या है, जमा राशि स्वीकार करना। जमा राशि स्वीकार करना जो मांग पे, यानी हमारे द्वारा जो बैंक्स में पैसे जमा होते हैं वो जमा हमने कर दिया, और हमारे पैसे को अगर कोई अन्य व्यक्ति बैंक के माध्यम से उधार के रूप में मांगता है, निवेश के दृष्टिकोण से मांगता है, तो बैंक उसे उधार प्रदान करती है और मुझसे जमा स्वीकार करती है। लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ता है इन पैसों की, तो मैं अपने पैसों को ड्राफ्ट के माध्यम से, चेक के माध्यम से और अन्य माध्यम से हम पैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसकी भी परिभाषा संकुचित है, इसे भी परिभाषाएं बहुत संतोषजनक नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें भी दोष है। क्या दोष है? इसके अंतर्गत भी यही दो काम आ रहा है, मुद्रा जमा करना और मुद्रा को लौटाना, यानी मुद्रा जमा करना और मुद्रा का भुगतान करना। इस संस्थान के अनुसार भी बैंक की उपयुक्त परिभाषाएं स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये भी परिभाषाएं संतोषजनक नहीं है। उसके बाद तीसरी परिभाषा आपका बन के आता है साख संस्था के रूप में दी गई परिभाषा। साख संस्था के रूप में दी गई परिभाषा हॉरेस वाइट्स के अनुसार इस परिभाषा को दिया गया है कि बैंक साख का निर्माण तथा विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है। बैंक साख का निर्माण एवं विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है। बैंक, आपको मैं बहुत बता चुका हूं, बैंक साख का निर्माण करती है। कैसे निर्माण करती है? जितना ही ज्यादा बैंक के पास कैश जमा होगा, M1 जमा होगा, उतना ही ज्यादा बैंक साख का निर्माण करती है। तो हमारे जमा के आधार पे ही बैंक साख का निर्माण करती है। तो इस परिभाषा के अंतर्गत दिया गया है बैंक साख का निर्माता एवं विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, साख का मतलब होता है क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन जिसको हम कहते हैं, और एक्सचेंज यानी बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है। क्रेडिट क्रिएशन का काम कैसे करेगा? जब हम बैंक के पास पैसे जमा करते हैं तो उसी पैसे का वो किसी अन्य व्यक्ति को पैसे दे करके वो उसको देता है, फिर वो बैंक वो जमा करता है, वो किसी अन्य को देता है। इस तरह से एक ही पैसे का साख क्रिएशन होता जाता है, क्रेडिट क्रिएशन होता जाता है। जैसे उन्हें 100 रुपया दिया, जमा किया बैंक में, तो बैंक 20 रुपया रख करके 80 रुपया किसी को उधार देगा।
वो अगर किसी बैंक में 80 रुपए जमा किए तो 20 रुपए रख करके उसका 20% रख करके वो क्या करेगा, अन्य परसेंट जो पैसा बचता है वो किसी अन्य को उधार देता है। तो 100 रुपए का क्रेडिट क्रिएशन 400 रुपया हो जाता है, और प्लस 100 रुपया जोड़ दिया जाए तो 500 रुपया हो जाता है क्रेडिट क्रिएशन। तो बैंक का काम है साख का निर्माण करना एवं विनिमय को सुविधाजनक प्रदान करना। यानी कि अगर हमें किसी वस्तु की जरूरत है तो बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से हम उस वस्तु को भी क्रय कर सकते हैं। बैंक हमारे लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। तो इस तरह से विनिमय को, यानी पैसा हमको भुगतान करता है और उस पैसे से हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को परचेजिंग करते हैं, खरीदते हैं, विनिमय का काम करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वॉरेस वाइट के अनुसार बैंक साख का निर्माता तथा विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है। इसमें भी दोष निकल कर आता है, इससे भी ये भी परिभाषा स्पष्ट एवं संतोषजनक नहीं है। तो इस परिभाषा में भी हम देख सकते हैं कि इसमें भी केवल दो ही बातें, केवल इसमें केवल बैंक की व्याख्या केवल साख निर्माण करने और ऋण देने वाली एजेंसी के रूप में करती है। यानी हम देख सकते हैं इनमें केवल बैंक की व्याख्या केवल साख निर्माण, यानी इस बैंक की व्याख्या किया गया है साख निर्माण। साख निर्माण करने वाली एक एजेंसी है, साख निर्माण करने वाली एक संस्था है जो ऋण प्रदान करती है, यानी व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये भी परिभाषा संतोषजनक नहीं है और इस परिभाषा से हम संतुष्ट नहीं है। तो बैंक की उपयुक्त परिभाषा क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम इसको मिटा करके आपको बैंक की एक उपयुक्त परिभाषा बताने का प्रयास करते हैं। आइए हम आपको पहले समझाते हैं कि बैंक की उपयुक्त परिभाषा क्या है। जैसे मान लीजिए और समझ में आ जाएगा तो फिर आप बैंक की, हम एक बैंक बनाते हैं और इस बैंक की बात जब हम करेंगे आपसे तो इसी बैंक को आप समझ लेंगे। बैंक क्या है? बैंक एक संस्था है। हम यहाँ पे लिखते हैं और आपको समझाते हैं। बैंक क्या है? हम कह सकते हैं बैंक एक संस्था है। बैंक क्या है? बैंक एक संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है, जो मुद्रा में लेन देन करती है। बैंक एक संस्था है, क्या करती है भैया? ये मुद्रा में लेन देन करती है। ये मुद्रा में क्या करती है? मुद्रा में लेन देन करती है। या और कह सकते हैं जब मुद्रा का निक्षेप, यानी यह मुद्रा का निक्षेप, संरक्षण, निर्गमन भी करती है। ये हम कह सकते हैं मुद्रा का निक्षेप, संरक्षण, निर्गमन। यानी मुद्रा का निक्षेप मतलब जमा स्वीकार करना, संरक्षण मतलब सुरक्षा प्रदान करना, निर्गमन मतलब मुद्रा को इशू भी करती है। और यहाँ पे जहां पे, यानी बैंक वहां हुआ है जहां पे ऋणों की कटौती, जहां पे ऋणों की कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जहां पे ऋणों की कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है, जहां पे ऋणों की सुविधाएं प्रदान की जाती है एवं धनराशि का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किया जाता है। यानी हम यहाँ पे एक चीज भूल गए लिखने के लिए, आपको यहाँ पे बैंक की परिभाषा तो पढ़ा ही रहे हैं हम।
बैंक की परिभाषा के अंतर्गत कौन सी परिभाषा पढ़ाएं? बैंक की उपयुक्त परिभाषा, बैंक की उपयुक्त परिभाषा, ये बैंक की उपयुक्त परिभाषा है। इसको मान लेते हैं बैंक है, यह एक बैंक है। और बैंक की उपयुक्त परिभाषा क्या होनी चाहिए, वेबस्टर के शब्दों में अभी हम आपको बताएंगे। यहां पे देख सकते हैं बैंक एक संस्था है, क्या करती है, जो मुद्रा में लेन देन करती है और क्या करती है, इसके साथ मुद्रा का निक्षेप, संरक्षण और निर्गमन भी करती है। यानी हमारा जो पैसा होता है उसका निक्षेप, जरूरत ज्यादा पैसा तो पैसे जमा कर सकते हैं, निक्षेप का मतलब जमा स्वीकार करना, और संरक्षण मतलब हमारी पैसे बैंक में है तो उसकी गारंटी लेता है कि मैं आपके पैसे को सुरक्षित रखा हूं। प्लस निर्गमन, बैंक का काम यह भी है नोट निर्गमन करने का काम, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर देश की केंद्रीय बैंक का काम है नोट निर्गमन करना। तो इस तरह से निर्गमन। फिर जहां ऋणों की कटौती, यानी हम बैंक में जो ऋण लेन देन की जाती है उस ऋणों की कटौती भी बैंक के द्वारा की जाती है, वो भी काम है। एवं ऋणों की कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है। धनराशि, यानी अगर हमारे पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करना है, भेजना है, तो भेजने का भी काम करती है। यह है आपकी आधुनिक बैंक की उपयुक्त परिभाषा, यह है आपकी आधुनिक बैंक की उपयुक्त परिभाषा। मैं आपको इसको एक क्रम में लिख के समझाने का प्रयास करता हूं कि बैंक वो संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है। यह ऐसा संस्थान है जहां मुद्रा का निक्षेप, संरक्षण, निर्गमन होता है तथा जहां ऋण व कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे धनराशि भेजने की व्याख्या की जाती है। उसी को हम बैंक की उपयुक्त परिभाषा कहते हैं। जैसे इसको मिटा करके हम इस बैंक की परिभाषा को देने का प्रयास करते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि बैंक वह संस्था है, यहां पे लिख देते हैं, ये वेबस्टर के शब्दकोश में, वेबस्टर के शब्दों में कई परिभाषाएं आती हैं जो बहुत उपयुक्त मानी जाती है। बैंक वह संस्था है, हम देख सकते हैं, लिखते हैं बैंक वह संस्था है, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है। आपने देखा बैंक वो संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है। यह ऐसा संस्था है जहां मुद्रा का निक्षेप, यह ऐसा संस्था है जहां मुद्रा का निक्षेप, मैंने बताया था संरक्षण, निर्गमन, यानी हम कह सकते हैं निक्षेप, संरक्षण, निर्गमन होता है तथा जहां ऋण की कटौती होता है, यानी जहां तथा जहां ऋण की कटौती की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की कृपा की जाती है। हम ऐसे कह सकते हैं
वेबस्टर के शब्दों में बैंक वो संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है। यह ऐसा संस्था है जहां मुद्रा का निक्षेप, संरक्षण, निर्गमन होता है तथा जहां ऋणों की कटौती की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान धनराशि भेजने की कृपा की जाती है। इसी को हम कहते हैं बैंक की उपयुक्त परिभाषा। बैंक की उपयुक्त परिभाषा यानी हम कह सकते हैं कि तीनों के बाद कार्य के अनुसार, वैधानिक के अनुसार, साख के अनुसार, लास्ट में हम देखते हैं कि उपयुक्त परिभाषा क्या है। तो उपयुक्त परिभाषा यही है। और आज के लिए बैंक की परिभाषा के लिए इतना ही। और नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर के आएंगे बैंकों के कार्य, बैंक के कार्य क्या है। उसके बाद हम, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बैंक के कार्य के बाद इसके महत्व है, फिर इसमें अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित, नॉन सैचुरेटेड जिसको कहते हैं। फिर आपको इसमें आएगा कि इकाई बैंकिंग क्या है, शाखा बैंकिंग क्या है। हम पार्ट बाय पार्ट लेके आएंगे। और इतना ही, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर्स करें, ताकि मैं अच्छे अच्छे नए नए वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँ। खासकर ये यूपी बोर्ड कॉमर्स की क्लासेस हैं। और अगर इससे मिलता जुलता किसी अन्य के लिए भी है, ज्ञान के लिए है, तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये खासकर यूपी बोर्ड सेकेंड ईयर कक्षा 12 के लिए क्लास ये दिखाया जा रहा है हमारे द्वारा। ठीक, नमस्कार।